रिजेक्शन होती थी इस वजह से कि वो कहते थे कि आपको स्टाफ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। मतलब आपने बुर्का पहना हुआ है, स्कार्फ लपेटा हुआ है, इस तरह नहीं चलेगा, आपको जीन्स टॉप पहननी पड़ेगी। मैंने सुना कि जो आपने पहला मेकअप किया था आपने वो बेड पे किया था या कैसे मैनेज किया था, वो थोड़ा बताएं। जी, जब मैंने स्टार्ट लिया था ना उस वक्त मैं बेड पे बिठा के सबको लिटा के मेकअप किया करती थी। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा मेरा काम चल गया, फिर मैंने एक सोफ़ा लिया, फिर मैं सोफ़े पे बिठा के किया करती थी। फिर उसके बाद थोड़ा और काम बढ़ा मेरा, फिर मैंने एक चेयर ले ली, करते करते फिर मैंने ये पूरा सेटअप अपना बना लिया। सीखा यही है कि मेहनत में अज़मत है भई, आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। और मेहनत करती रही हूँ और आज अल्लाह ताला ने मुकाम भी दिया है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। आज हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की एक बाहिम्मत नौजवान बेटी से जो हमारे मुल्क का सरमाया है, और उनकी कहानी जानेंगे। उन्होंने किस तरह एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया और किस तरह उन्हें रिजेक्शन का सामना करना बड़े बड़े ब्रांड्स की जानिब से। आज उनकी कहानी जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। हमारे साथ मौजूद हैं आमिना। आमिना, थोड़ा ज़रा बताइएगा अपने बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ तक आप पढ़ी और कैसे ये आगे सिलसिला चला। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, ठीक है, और मैंने एफएससी जो है वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में की, और उसके बाद फिर जो है माली हालात की वजह से मुझे वो मेडिकल की स्टूडेंट मैं फिर नहीं बन सकी। मतलब मैंने उसको स्किप कर दिया स्टडी को। उसके बाद मैंने परस्यू नहीं किया मेडिकल एजुकेशन को, पूरा नहीं किया आपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से? जी, फाइनेंशियल इशू थे ना, इसलिए तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो वैसे भी वो वालिद साहब के कहने पे मैंने एफएससी रखी थी, और जो शौक़ था वो मेरा आर्ट की तरफ था कि मैं उसमें ही जाऊं। लेकिन फिर उसके बाद जो है मैंने ये स्टडी छोड़ दी और फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद काफ़ी सारी परेशानियां जो थी वो मैंने स्टडी तो साथ ही मतलब रखी अपनी। मैंने फिर उसके बाद सिंपल बीए किया। तो अब काम की बारी थी कि काम क्या करना है, तो काम में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बाय बर्थ मेरी किडनी एक है, फिर उसके बाद मेरा पित्ता फट गया, उसका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स ने वो भी निकाल दिया। फिर उसके बाद हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई, हड्डियों में कैल्शियम जो था वो 100 में से 28% रह गया। अब इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद जाहिर सी बात है घर को भी सर्वाइव करना था कि घर को कैसे मैनेज करना है। तो काम जहाँ जॉब के लिए जाती थी, जॉब तो मिलती नहीं थी, नहीं ये है वो है, ऐसे है वैसे है। क्या जॉब में क्या इशू आता था, क्यों नहीं जॉब देते थे, किस जॉब के लिए जाती थी आप? मैं ना घर पे मतलब सैलून का करती थी, मतलब हल्का फुल्का काम कर लेती थी। तो मेकअप का आपको हल्का फुल्का काम आता था? लेकिन इतना ज़्यादा कह भी नहीं सकते जितना आप प्रोफेशनली अब करती हूँ, उतना नहीं करती थी। लेकिन जब जाती थी ना तो बस रिजेक्शन होती थी इस वजह से कि वो कहते थे कि आपको स्टाफ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। मतलब आपने बुर्का पहना हुआ है, स्कार्फ लपेटा हुआ है, इस तरह नहीं चलेगा, आपको जीन्स टॉप पहननी पड़ेगी। पाकिस्तान जैसे इस्लामी जमहूरिया मुल्क में कहा जा रहा है कि आपको टॉप्स पहननी पड़ेंगी, आपको जीन्स पहननी पड़ेंगी, आप हिजाब करके काम नहीं कर सकती। तो मुझे लगा शायद सर्टिफिकेट ऐसे कहता था आप? सैलून्स हैं हमारे लाहौर के, बड़े बड़े सैलून्स हैं, उनका मैं नाम तो जाहिर सी बात है नहीं ले सकती क्योंकि मैं उनके मुकाबले में तो हूँ नहीं। तो वो लोग कहा करते थे, कहते कि नहीं, आपको हमारी स्टाफ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। मतलब जाहिर सी बात है जहाँ सारा स्टाफ जीन्स टॉप पहन रहा है तो आप क्या अलहदा हैं, अलग आई हुई हैं? नहीं, काम अच्छा था। मतलब फिर मुझे लगा कि शायद मेरे पास कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। फिर मैंने जो है काशिफ असलम की, एमजे मिराकी वालों की, इनकी क्लासेस ली, सर्टिफिकेट्स लिए कि चले शायद अब जॉब मिल जाए। लेकिन जब तब भी गई तो फिर वो वही बात पर्सनैलिटी आ गई कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो है आपके काम के साथ सूट नहीं करती, सूटेबल नहीं है। मतलब आपको थोड़ा सा ख़ुद को इन्हेंस करना पड़ेगा, आपको मतलब थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आपको यहाँ पर रख सकते हैं, तभी आप मेकअप आर्टिस्ट लगेंगी, दिखेंगी। उसके अलावा नहीं। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैं रिजेक्शंस के बाद जाहिर सी बात है मैंने कहा मैंने तो जॉब छोड़ दी। आप हिसाब लगाएं कि 50-60,000 सैलरी, उसको छोड़ना। कहाँ जॉब करती थी? ये नहीं बता सकती मैं। अच्छा। तो फिर बस जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसके बाद फिर मैंने घर पे छोटा सा सैलून बनाया, मैंने घर पे काम करना शुरू कर दिया। फिर मैंने ख़ुद का चैनल बनाया, मैंने वहाँ काम सिखाना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप यूट्यूब चैनल पे काम सिखाती हैं मेकअप का? जी बिल्कुल, अपना काम सिखाती हूँ। ब्लश विद आमना के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे मैं मेकअप सिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो बहुत अच्छा मैनेज हो गया, हर कोई जानता है। अब वही लोग जो ठुकराते थे अब वही लोग बुलाते हैं, कहते हैं कि आ जाएं, अब जितनी सैलरी आप कहेंगी हम आपको ऑफ़र करते हैं, आप आ जाएं, हमारे सैलून पे आ जाएं। अब आपका काम कैसा जा रहा है? आपने घर में कैसे स्टार्ट लिया?
अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। घर में स्टार्ट लिया था जब उस वक्त तो मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मतलब 3000 में मैंने पहली ब्राइडल को रेडी किया था। तो बस फिर जैसे जैसे अब 5 साल से जैसे जैसे कमा रही हूँ वैसे वैसे मैं अपना सामान खरीदती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ है मेरे पास। मैंने सुना कि जो आपने पहला मेकअप किया था आपने वो बेड पे किया था या कैसे मैनेज किया था, वो थोड़ा बताएं। जी, जब मैंने स्टार्ट लिया था ना उस वक्त मैं बेड पे बिठा के सबको लिटा के मेकअप किया करती थी। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा मेरा काम चल गया फिर मैंने एक सोफ़ा लिया, फिर मैं सोफ़े पे बिठा के किया करती थी। फिर उसके बाद थोड़ा और काम बढ़ा मेरा, फिर मैंने एक चेयर ले ली। करते करते फिर मैंने ये पूरा सेटअप अपना बना लिया। कैसा महसूस कर रही हैं आप? जो वो ब्रांड जो आपको रिजेक्ट करते थे, सुना वो बड़ी ऑफर्स करवाते हैं आप? जी बिल्कुल, लेकिन अब मेरे लिए उनकी ऑफ़र्स कोई मायने नहीं रखती क्योंकि अब मैं खुद ब्रांड बन चुकी हूँ, मेरा अपना एक नाम। क्या क्या ऑफर्स करवाते हैं वो आप? अब वो यही कहते हैं कि आप आएँ हमारे सैलून्स पे क्लासेस दें। मतलब जो पहले जिनके पास मैं कहती थी कि मैं ब्राइडल्स को रेडी करूँगी, आप उसमें से मुझे 30% दे दीजिएगा, 50% दे दीजिएगा, उसके लिए वो मानते नहीं थे। आज कहते हैं कि आएँ हम 70% देने को तैयार हैं। अच्छा जी, उसके अलावा भी कोई ऑफर आती हैं आपको? उसके अलावा अभी काफ़ी जब से इंटरव्यूज़ हुए हैं ऑफ़र ये आ रही हैं कि हम आप पे इन्वेस्ट करते हैं सैलून्स के लिए, हम आपको सैलून बना के देते हैं, आप हमारे पास आएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ बैठी हूँ मैं खुश हूँ। फिर आगे क्या प्लान है? अब आप फ्यूचर क्या देख रही हैं? आगे प्लान है लेकिन जब भी करूँगी इंशाल्लाह अपना ही करूँगी, किसी के सहारे नहीं करूँगी। अभी तक जो है वो मैं खुद का मतलब वो खुद कार होके आती जा रही हूँ और कर रही हूँ। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कोई मुझ पे इन्वेस्ट करे और मैं फिर अपना बनाऊँ। नहीं, मैं खुद ही बनाऊँगी इंशाल्लाह। आगे बड़ा सेटअप सोच रहे हैं। अभी आपके घर में सैलून है, कस्टमर कैसे आते हैं, उनको कैसे पता चलता है आपका? मेरे चैनल से ही उनको मेरा पता चलता है ज़्यादातर जो कस्टमर हैं। और कुछ हमारी जो है वो एक चेन बन चुकी है ना, मतलब मेरी 5 साल से एक चेन बन चुकी है। जैसे हमारा तो काम ही ऐसा है कि एडवर्टाइजिंग वाला है। एक को तैयार करके भेजते हैं तो 10 लोग देख के आ जाते हैं कि अच्छा काम है, अच्छा चलो ठीक है हम भी चलते हैं। तो इसीलिए जो है ना वो एडवर्टाइजिंग होती गई, एक को किया, 2 को किया, अगली दफ़ा में 10 आ गए, फिर 15 आ गए। इस तरह मतलब कस्टमर बढ़ते गए, एक चेन बन गई अच्छी सी मेरी ना। और अच्छे कस्टमर्स थे, मतलब वो लोग जो अपनी बहनों बेटियों को मतलब बाहर सैलून्स में नहीं जाने देते, तो वो उनको ये घर का माहौल जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो खुद अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़ के जाते हैं कि नहीं ये माहौल अच्छा है और हर चीज़ पर्दे में होती है। मतलब ओपनली हम वो नहीं है कि मतलब जैसे सैलून्स में चलता है वो वाला सिस्टम नहीं है। अब एक बड़ी बाहिम्मत खातून है, आपने इन सब सिचुएशन से, सारे सिनेरियो से क्या सीखा? सीखा यही है कि मेहनत में अज़मत है भैया। आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। और मेहनत करती रही हूँ और आज अल्लाह ताला ने मुकाम भी दिया है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए यही मैसेज है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक तो मैं 2 साल पहले ही मर जाती। मतलब डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ 2 साल तक है और इस बात को भी 3 साल गुजर गए हैं। इस बेस पे उन्होंने कहा था? मेरी जो कंडीशन थी पूरी ओवरऑल जो मेरी कंडीशन थी उसको देख के कहा था। मतलब जितनी मुझे बीमारियां हैं, मतलब मुझे टीबी हुई, ये कान हुआ, ये हुआ, हेपेटाइटिस में भी इतना अरसा मेरा गुजर गया। मतलब हर तकलीफ़ को देखते देखते वो कह रहे थे कि मतलब किडनी भी एक है, सारा प्रेशर भी उस पर है और फिर मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद भी मतलब इतनी सारी तकलीफ़। और हड्डियों को उन्होंने कहा था मतलब 28% आप में कैल्शियम बाकी रह गई, अगर आप गिरती हैं आपकी हड्डी टूट जाती है तो वो जल्दी से जुड़ेगी नहीं। तो मैं एहतियात करती हूँ कि मैं कहीं गिरूँ ना, ये वो ऐसे वैसे ना हो। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखा है तो आज मैं इतनी तकलीफ, इतनी मुश्किल, इतनी परेशानियों के बाद इतनी मोटिवेशन, इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है आप में ये सब करने की? अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देता है ना। कुछ वालिदैन थे माशाल्लाह से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने, हस्बैंड ने, सब ने मिलके बहुत किया कि नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी देगा, तुम अपना शौक़ पूरा करो। ये मेरा शौक़ था जो मुझे आगे ले आया। आपका कहना है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया और आगे भी पहुँचाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी वो मेरे साथ दे रहे हैं। तो आपने देखा आमना उमर की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी ब्लश विद आमना नाम से वो अपना चैनल चला रही है और उन्होंने कहा कि मेहनत में ही अज़मत है। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।